दिल्ली किसी की बपोती नहीं है, दिल्ली आने से कोई रोक नहीं सकता। धारा 44 लगाने वाले लोग एक दिन खुद ही धाराओं के अंदर चले जाएंगे। और इस देश में राजाओं की तरह से राज चल रहा है, देश में डेमोक्रेसी नहीं है। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो इस देश के मजदूर और किसानों की लाशों पे, उनके मेहनत पे पैर रख रख के ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये जहाजों में घूमने वाले आदमी जो आपको दिखाई दे रहे, जिनको आप और हमारे अंदर एक वो डाल दिया बड़े आदमी। मैं कहता हूँ बड़े आदमी नहीं, बड़े घटिया आदमी, शोषणकारी आदमी और नीच आदमी जो देश को, अपने बहन भाइयों को, देश को खा रहे हैं। तो एमएसपी लोगों का राइट है और किसानों को दिल्ली आके आंख में आंख डाल के बात करने की जरूरत है। जो व्यवस्था के नाम पे कुव्यवस्था है, ईवीएम से इलेक्शन ना हो, कि यूथ जो है वो इस देश का विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। लेकिन अब तो देखा जा रहा है कि अब तो प्रशासन को ही सारी पावर दे दी जा रही है कि आप बीजेपी की भीड़ जुटाइए, क्योंकि धरातल पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं राजनीति कमज़ोर हो गई है। जो पहले छोटे छोटे नेताओं के पास आप देखेंगे कि मुखिया पंचायत स्तर पर बात करें तो उनके पास एक अच्छी पावर होती थी, वो जनता की मुद्दों पर बात करते थे, जनता के बीच में जाते थे। आज वो सब खत्म होता जा रहा है। किसकी बात की आपने? पंचायत स्तर पर अगर देखा जाए तो वहाँ धरातल पे राजनीति का जो लेवल है वो खत्म होता जा रहा है। सिर्फ पार्टी ही डिसाइड करेगी कि हमें कौन नेता को लीड करना है, आगे किस नेता को रिप्रेजेंट करना है। ये सारा का सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना ना देश में, और पॉलिटिकल पार्टियों की एफिलिएशन होना शुरू हो गया, और फिर इनको पैसा भी दिया जाता है, नेशनल लेवल की पार्टी, स्टेट लेवल की पार्टी, रिकॉग्निशन जो मिलता है वो भी देश का पैसा होता है इन पार्टियों के पास। और पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की चीज़ है नहीं। और असली लीडर जो गांव का एक आम परिवारों से जो उभरने का सपना जो लेता है, उसके लिए कोई रास्ता इस देश में है नहीं। वो रास्ता एक जगह है जहाँ पे अभी भी बहुत भारी बाधा है, ब्लॉकेज है। वो क्या है? स्थानीय स्वशासन, यानी नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर निगम, इनके काउंसलर, सरपंच, पंच, ब्लॉक समितियों के मेंबर, जिला परिषदों के मेंबर, चेयरमैन, ये अभी भी बंधुआ मजदूर हैं डीएम के। डीसी जो डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, ये उनके अधीन है। और ये गैरकानूनी है। संविधान में जब अमेंडमेंट करके 92-93 अमेंड जो राजीव गांधी के वक़्त में हुआ था, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा ग्राम पंचायती राज लाया जाए, या शहरों में स्थानीय स्वशासन राज लाना चाहिए। वो एक तीसरी सरकार, असली सरकार वो है देश में, असली व्यवस्था वो है जो सबसे नीचे। जैसे ट्रेन में 3 वो होती हैं सीटें, 3 टायर में सोने की व्यवस्था, तो सबसे ज़्यादा सुविधा नीचे होती है। तो सबसे ज़्यादा सुविधा होनी चाहिए। जो कैंडिडेट बिना गनमैन के, उनको घर भी नहीं चाहिए। ग्राम पंचायत के जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। उनके लिए कानून, अगर वो करप्शन करते हैं तो कानून ऑलरेडी है। एमएलए के लिए भी वही है, एमपी के लिए भी वही है, उनके लिए भी वही है। मगर एमएलए को या एमपी को कोई आईएएस ऑफिसर सस्पेंड नहीं कर सकता। एमएलए को पूरे स्टेट का चीफ सेक्रेटरी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। एमपी को कैबिनेट सेक्रेटरी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। उनको अगर कोई करता है तो वो हाउस में जो कार्रवाई होती है वहाँ पे अगर वो कोई गैरकानूनी काम करे, उसके अनुसार ना काम करे, तब उनको सस्पेंड करते हैं, जो हम बार बार देखते हैं पार्लियामेंट में या उसमें। मगर इन मौलिक जो व्यवस्था है, मौलिक सरकार जो है, ग्राम पंचायत या नगर पालिकाएँ, इनके नुमाइंदों को आज़ाद करने की ज़रूरत है। डीएम जो अंग्रेज़ों के टाइप का जो देश में चल रहा है अव्यवस्था, उस अव्यवस्था को दूर करके स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार, यानी मौलिक व्यवस्था को देश की मुक्त करना है डीएम से। ये अगर हो जाएं, फिर पार्टियों के मोहताज नहीं रहे देश के। एक वो जो सरपंच है वो भी आगे तक जा सकता है, ग्रूमिंग उसकी हो सकती है। इन लोगों को बेचारों को डरना पड़ता है एमएलए से, एमपी से, या जिसकी सरकार स्टेट में होती है, वो मिसयूज़ करते हैं, इनको उभरने नहीं देते। और इन सबको लगता है किसी पार्टी में तो जाना ही पड़ेगा, उसी के नारे लगाने पड़ेंगे, उसी के झंडे उठाने पड़ेंगे, और उसी के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। कोई एमएलए होगा सरकार में, जिसकी सरकार जिस पार्टी की, तो इनको भी मुक्ति दिलाने की ज़रूरत है। फिर देखिए आप, इस देश में लीडरशिप कैसे होती है। फिर एक नौजवान गांव का सरपंच किसी डीसी से नहीं डरेगा और उसको सामने से पकड़ेगा अगर वो बदमाशी कर रहा है, गैरकानूनी काम कर रहा है। तो कितने सारे सरपंच होते हैं और कितने सारे पंच होते हैं गांव में। तो फिर एसएचओ,
पुलिस ऑफिसर बदमाशी नहीं कर सकते। अब एक सरपंच बेचारा एमएलए के चक्कर में एमपी के इधर उधर घूमता है अपने छोटी सी एफआईआर के लिए भी, अपने लोगों के काम के लिए, तो दैट इज़ नॉनसेंस। और इस बार अपोजिशन के लोगों को, इवन कांग्रेस को, तो इस मुद्दे को अपने उसमें शामिल करना चाहिए मैनिफेस्टो में, और ये काम पूरे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम है। एक आखिरी सवाल है कि आपने एफआईआर की बात की है, अभी देखेंगे हाल फिलहाल में ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि लोग अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए आवाज़ उठाने से डरते हैं, लोग कंप्लेन कराने से डरते हैं। जब तक उनके साथ वकील ना जाए या उनके साथ कोई सपोर्ट ना हो, बैकबोन ना हो, तो उनकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं होती है। इसी को कहते हैं, ये भारत हमारा देश आज़ादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, ये है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है कि हमारे यहाँ देश में ऐसी व्यवस्था होगी या ऐसी व्यवस्था है जो इसका काम है लोगों का कल्याण करना, सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करना, उनको जेल में भेजना काम नहीं है। सरकार का काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, अपने लोगों को प्रेरित करना। अगर किसी ने गलत काम भी किया है तो उसको जेल में सड़ाना नहीं है। हमारे यहाँ जेलों का नाम है सुधार गृह। वहाँ के इस ऐसे अच्छे कार्यक्रम होने चाहिए कि आदमी वहाँ जाके पछताए, भाई मैंने गलत किया है, मैं आगे नहीं करूँगा, और उसका आचरण अच्छा हो जाए तो वो जल्दी छूटता भी है। मगर यहाँ तो क्या है, यहाँ तो सिर्फ शासन लगा हुआ है वेलफेयर स्टेट को। ये आज भी इस देश में आचरण जो हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अदना सा कर्मचारी हो, कोई नीचे सरकारी कर्मचारी, चाहे पुलिस का सिपाही हो, SHO, जब देश की जनता थाने को, पुलिस स्टेशन को अपने लिए, अपने घर की तरह उसको ना लगे, तो समझो पुलिस स्टेट है, दमनकारी वो है, सत्ता है, राजाओं की तरह से राज चल रहा है देश में, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब तो उस दिन ये होगा, हर सरकारी कर्मचारी, हर सरकारी दफ्तर अपना घर लगे कि यहाँ मैं जाऊँगा तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान होगा। जबकि आज थाने में पढ़ा लिखा भी, इवन दिल्ली में भी, देश की तो छोड़ो बात, दिल्ली में भी इंडिविजुअल आदमी, मुझे नहीं लगता कोई, चाहे पढ़े लिखे भी हों, चाहे ऑफिसर रिटायर्ड हो, किसी भी लेवल का आदमी हो, कि अकेले जाने की किसी में हिम्मत बची हुई है। और काले कोट वाला कोई भी वकील, चाहे उसको कितना ही कम ज्ञान हो कानून का, उसके साथ जाने से इस देश का नागरिक अपने आप को एम्पावर यानी ताकतशाली महसूस करता है। और सामने चाहे जितना मर्जी बदमाश हो आदमी, जो ऑफिसर के भेष में है या पुलिस के भेष में, SHO के या कोई SP के, DC के, इवन चाहे मंत्री संतरी, CM या PM कोई भी हो, उसके साथ अगर काले कोट वाला आदमी, तो सामने वाले को भी ये एहसास होता है, थोड़ा वो संभल के बोलने का उसके औकात में आ जाता है। तो ये पावर है आज भी इस देश के वकीलों की। और इस देश में अगर वकील ना हो, उनको तनख्वाह तो लेनी नहीं किसी से, इस देश में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है, जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट्स की वजह से चल रहा है, नेताओं की वजह से नहीं। नेताओं को और ब्यूरोक्रेट्स को अपनी नौकरी से, अपनी ठगी बेईमानी से, अपनी जाति और संप्रदाय की वोटों से षड्यंत्र रचने के अलावा कोई काम नहीं बचा हुआ है। ये सिचुएशन है देश की। तो देश को इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, और एडवोकेट्स को और बड़ा रोल अदा करना है। आज पूरे देश में बात उसकी नहीं है किसकी सरकार किसकी नहीं है, कौन CM कौन PM, इसकी भी बात नहीं है, कि देश के लोग जो चाहें बोल पाएँ। और पूरे देश के अंदर ख़ास तौर पे जो सरकारी कर्मचारी हैं या सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, वो सुनने के आदी हो जाएं देश में, इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन को इस लेवल पे इम्प्लीमेंट करना बाकी है, लंबी दूरी तय करनी। कि सामाजिक भागीदारी, बहुजनों के स्तर की बात करें, जातीय जनगणना हो, तमाम स्तर पर आपने कहा कि हमारे लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है, तो कैसे चेंजेस आएंगे? क्योंकि ये एक माइंड परसेप्शन बन गया है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, और 24 के बाद इस देश के हालात कुछ और होंगे। इस तरीके का डर का माहौल बना दिया गया है। हाँ, देखो, माहौल डर का जरूर है, मगर अंदर ही अंदर समाज बहुत जागरूक हो रहा है, और बहुजन समाज एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। क्योंकि जो लोग व्यवस्था पे कब्जा किए हुए थे, या कब्जा में ज़्यादा लोग हैं जिनकी भागीदारी ज़्यादा है, या वो उस भागीदारी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, उन लोगों के षड्यंत्रों को बहुजन समाज समझने लगा है। और उन्हीं की वजह से बहुजन समाज बटा हुआ था जातियों में।
अब वो सारे लोग समझ रहे हैं कि हमारे को भी एक दूसरे से लड़ाने का जो काम यही लोग करते हैं, जो वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं, जो अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, और वो देश के लिए खतरनाक लोग हैं। वो मानसिकता खतरनाक है, मैं लोगों की बजाय मैं मानसिकता को कहूँगा, वो मानसिकता खतरनाक है। वो कहीं भी हो, मैं भी किसी अपने से किसी कमज़ोर को अपने से तुच्छ या हीन समझूँ, वो मेरी मानसिकता भी फिर वही है, वर्णवादी मानसिकता। देश और संविधान कहता है 140-35 करोड़ जितने देश के वासी हैं उनकी बात करता है। जब कोई भी आदमी सामने हो, यंग हो, बड़ा हो, बच्चा हो, महिला हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, रिक्शा चलाने वाला, फुटपाथ पे सोने वाला है, सोने की खाट पे लेटने वाला, कोई मायने नहीं, वो मेरे लिए एक सिटीजन है, मेरे जैसा है। वो मेरा जो सम्मान, मान सम्मान मुझे चाहिए उतना ही उसको चाहिए, और लेने से पहले मेरी ड्यूटी बनती है उसको दूँ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। और आपने जो बात कही माननीय कांसीराम जी की, उन्होंने इस उनकी वजह से, उनके प्रयासों से ये बहुजन समाज और ये शब्द सामने आया, और धीरे धीरे इसको भी काफ़ी साल लग गए समाज में अंदर घुसने तक, मेंटेलिटी चेंज होने में समय लगता है, बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि जो कथा कहानियाँ और ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं और थोपे जा रहे हैं सिलेबस के जरिए और नाटकों के जरिए, कहानियों के जरिए, फिल्मों के जरिए, वो बड़ा षड्यंत्र होता है ये। उससे बचपन से आप जो देखते हो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। उनको वॉश आउट करने के लिए, काले कंबल को दूसरे रंग में डालने के लिए या उसको वाइट बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए काला धब्बा छूटता नहीं, और कलर पे तो हम काला कलर कर सकते हैं, मगर काले पे दूसरा कलर नहीं होता। तो इस वजह से इतने साल लगे। कांसीराम जी इस मामले में बहुत उनका योगदान है इस देश में, और बहुजन समाज को जागृत करने में। और बहुजन समाज जितना जागृत होगा और इकट्ठा होगा, तभी जिनको हम वर्णवादी मानसिकता के शिकार जो हमारे लोग हैं, वो भी अपनी हठ और जिद तभी छोड़ेंगे। ये संघर्ष है। इसलिए बहुजन समाज को इकट्ठा होके उनसे वो चीज़ें छुटवानी है। जैसे पतझड़ में पत्ता अपने आप गिर जाता है ना, तोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए बहुजन समाज जितना जागरूक होगा वो उतना इकट्ठा होगा, फिर वो लोग जो है ना वर्णवादी मानसिकता के, वो पतझड़ के पत्तों की तरह गिरेंगे। अब तोड़ेंगे, अब तोड़ने से उनको दर्द होता है, तो वो गिरेंगे और बहुत जल्दी गिरेंगे। और एक नारा जो दिया था, नारा चलता था उन दिनों में, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये दरअसल एक कोई रियल में हिंसा का नहीं था, एक अंदर से एक आवाज़ थी कि लोगों को समझ में आ रहा था यार ये लोग हमारा क्यों शोषण कर रहे हैं, क्यों ये हमारे को अपने जैसा आदमी नहीं समझ रहे, क्यों ये परिवार का 140 करोड़, इसमें कोई जाति और रिलीजन की बात तो बहुत सेकेंडरी हैं, ये बहुत बाद की बातें हैं। सबसे पहले सिटीजन बस देश का। तो तिलक का एक तरह से वो कोई धार्मिक वो उससे नहीं है, वहाँ तिलक का मतलब था वर्णवादी मानसिकता से, कि जो लोग एक आदमी ऊपर बाकी लोग नीचे। और तराजू का था, तिलक का तो था वर्णवादी वैचारिक रूप पे शोषण, दूसरों को हीन दीन रखना, उनको हीन दीन किताबों में लिखना और ये लिखना। तराजू जो बिजनेस जो करता है, जिसके पास होर्डिंग है, सामान है देश का, उसको वितरण नहीं, जो मेहनत करता है उतना मिल नहीं रहा और उसके बदले में कम दे रहा है या अपने तौल से गड़बड़ कर रहा है आर्थिक उस सिस्टम को। और तलवार वो जो ताकतशाली है किसी भी रूप में, वो दूसरों को डराने का काम करता है अपने उससे। तो इस तरह से एक उसमें वही वर्ग ज़्यादा आ रहे थे जो इसको आजकल हम सवर्ण वर्ग कहते हैं। अब उस वर्ग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुजन क्रांति के बाद भी या इस तरह की विचारधारा के बाद बहुत सारे लोग अंदर खाने बहुजन समाज के साथ हैं वैचारिक रूप से, मगर क्योंकि वो उनको अनड्यू बेनिफिट मिल रहे हैं, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते जो फ्री पॉकेट में मिल रहे हैं, इसलिए वो सुरताल मिलाए जाते हैं। अदरवाइज उनको पता है वी आर रॉन्ग। तो इस मामले में कांसीराम जियों का बहुत योगदान रहा। वो चाहे कोई सीएम एमपी शायद रहें, मुझे शायद ऐसा ध्यान आ रहा है, एमपी रहें, वो पीएम और सीएम से बड़े आदमी थे, वो स्टेट्समैन थे। स्टेट्समैन वो होते हैं जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रख के आज काम करते हैं, जो आज भी गलत करते हैं
वोट के आधार पे, रिश्वत के आधार पे, जाति और रिलीजन के आधार पे लोगों को बांट बांट के सत्ता तक पहुंचना है, वो लोग हैं पॉलिटिशियन दोयम दर्जे के। और अच्छे पॉलिटिशियन भी वो हैं जो आज भी गड़बड़ नहीं करना चाहते, प्रेजेंट में भी वो अच्छे काम करते हैं ताकि कोई उंगली ना उठाए, सबको शामिल करते हैं। और तीसरे असली लोग होते हैं स्टेट्समैन, जो भविष्य के पीढ़ियों के लिए अच्छी दिशा तय करके जाते हैं और माइलस्टोन और नींव रख के जाते हैं। तो कांसीराम जी एक स्टेट्समैन आदमी थे। देश की आवाम के लिए आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? एज अ लॉयर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जनता के बीच में एक परसेप्शन जो डर का बना हुआ है, जनता बोल नहीं पा रही है, उसको लेके आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव नज़दीक है, लगातार विपक्षी नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं और मीडिया पर भी कंट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया जो बचा हुआ आवाज़ उठा रहा है उस पर भी बैन लगाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, देखो सोशल मीडिया को भरपूर काम करना चाहिए और सत्ता परिवर्तन होता है तो सोशल मीडिया को वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो मेन स्ट्रीम को भी नहीं मिल रही। मेन स्ट्रीम को पहचान लिया है देश ने और ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं। क्रॉनिक कैपिटलिज्म और ऐसे अपराध मानसिकता वाले पॉलिटिशियन और बहुत सारे तो चरित्रहीन पॉलिटिशियनों के लिए लोग काम कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है। फ्यूचर में बहुत अच्छा कानून भी बनेगा और सोशल मीडिया जो कि इस देश के साथ खड़ा हुआ, किसान आंदोलन एक बड़ा बूस्ट था इस मीडिया के लिए और अब बहुत सारे बच्चे एम्प्लॉयड और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में कोर्स करके आते हैं, कईयों के माँ बाप पैसा लगा के बाहर से भी करवाते हैं, उनको भी मात दे दिया आप लोगों ने। और जो बच्चे आम घरों के बच्चे हैं और ऐसे गिरड पिरड के अपना इधर उधर से अपनी यात्रा ज़िंदगी की करते हुए अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, तो यू आर जेम। सोशल मीडिया इज़ द जेम ऑफ द कंट्री। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है दैट इज़ एनिमी ऑफ द इंडिया, देश का दुश्मन है सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया। और देश के लोगों को ये डरने की ज़रूरत नहीं। जब जब लोगों ने भय को ख़त्म किया है, भय को मारा है, बड़े से बड़ा तानाशाही या बड़े से बड़ा गलत काम करने वाले बड़े से बड़े कानूनों को नतमस्तक होना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा कानून है देश का, देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और मानवता। उससे बड़ा कोई कानून नहीं है। कोई भी कानून इन चीज़ों के बीच में आता है, उस कानून को भी जूते मार सकते हैं लोग, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कंट्री उसके लोग होते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई चीफ जस्टिस नहीं, कोई देश का राष्ट्रपति नहीं। इनको हमने जिम्मेदारी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। वो जिम्मेदारी अगर वो सही नहीं निभाते तो हम उनकी बात मानने के लिए भी बाध्य नहीं हैं। तो लोग आवाज़ उठा सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं। जेलें कम पड़ जाती हैं, जब देश तैयार हो जाता है जेल वेल सब बंद हो जाती हैं और सारी धारा 44 ख़त्म हो जाती है। और ये जब तक होता है कुछ लोगों को डरा के उससे लोग डरते रहें, इसलिए इनका मिसयूज होता है। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी जेल नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो देश को बोलने से रोक सकता है और कोई जेल लोगों को रोक सकती है। अब देखिए धीरे धीरे कोरोना के टाइम में भी एक आध पत्रकार पकड़े गए, सालों में बेचारों को जमानत मिली। कुछ पॉलिटिशियन अभी भी पकड़े हुए हैं जिनकी जमानत नहीं होने, तो लोग वकीलों ने आवाज़ उठाई। अब धीरे धीरे आपको पता है काफ़ी वकील आवाज़ उठा रहे हैं, देश के लीडिंग लॉयर भी उठा रहे हैं। और देश के लीडिंग लॉयर ने तो ये भी कह दिया देश में जजमेंट बिकती हैं, 9 करोड़ कितने उसमें ओपनली। और ये भी है कि कुछ जज सुनते नहीं और कुछ जजों को लोगों ने सरकारी बता दिया है, सरकारी जज ये अब। और ऐसे जजों का इस्तीफा भी मांगा है और देश आगे भी मांगेगा, क्योंकि आप पार्लियामेंट आपको हटा सकती है और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी जिसकी होती है वो सत्ता वाले लोग होते हैं और उन्हीं के अनुरूप आप फैसले देते हो तो आपको हटाएगा कौन? तो आप तो बिल्कुल इस देश के खुद ही मालिक बन बैठे, जबकि देश के मालिक तो देश की जनता है। तो देश की जनता इस देश के किसी भी जज हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, सबका इस्तीफा मांग सकती है, सबके खिलाफ बोल सकती है, सबके खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है। इसलिए ये बिल्कुल भय ख़त्म करो। और जब भय एक आदमी को होता है तो समझो पूरा देश के दिमाग में वही होता है। आज जो माहौल है उस माहौल के साथ पूरे देश के लोग, चंद लोगों को छोड़ के जो अनड्यू गलत तरीके से बेनिफिट उठा रहे हैं आज के दिन, उनको छोड़ के बाकी पूरा देश एक है। पूरा देश खुद अपोजिशन है, खुद सबसे बड़ी पार्टी है देश के लोग, और वो सत्ता परिवर्तन करेंगे। इसलिए खुल के सामने आओ। जब सामूहिक तौर पे इकट्ठे
छोटी छोटी मछलियाँ भी समुद्र में जब इकट्ठी खाली दिखाई देती है ना, तो बड़ी मछली और मगरमच्छ भी डरता है, ये क्या हो रहा है। तो लोग भी जब सड़क पे इकट्ठे उतरते हैं या किसी बात पे इकट्ठे होते हैं, तो सामने सारी तोप और बंदूकें बंद हो जाती हैं। और जो जज बैठे हैं जुडिशरी में, वो जो लोग भी जिनके दिमाग में भी अगर कोई खुरापात है, प्रो गवर्नमेंट है या प्रो किसी के पक्ष में वो बोलना चाहते हैं, उनको भी भय लगता है कि देश जाग चुका है। फिर उनको संविधान याद आता है और संविधान के अनुरूप काम होने शुरू हो जाते हैं, जो कि आप आज थोड़ा थोड़ा चेंज माहौल देख रहे हैं। ऐसा हमेशा पॉसिबल है। तो बी यूनाइटेड और डर को जूते मारो। एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं। किसान अभी धरने पर हैं, एमएसपी लगातार गंभीर मुद्दा बन चुका है, तमाम लोग बॉर्डरों पर बैठे हैं। जब जब चुनाव आता है, किसान बगावत करने के लिए सड़कों पर आ जाता है। खुद आप किसान परिवार से हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, एमएसपी तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ऐसे ही देश में होता है मैक्सिमम सेल प्राइस भी होता है एक, जो कि चीज़ों पे लिखा होता है, पानी की बोतल पे, दवाई पे, ये वो इसलिए लगाया जाता है ताकि इससे महंगा तो आपने बेचना नहीं। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा उसमें ही प्रॉफिट होता है, पूरा हाई लेवल पे रखते हैं उसको कि कोई इमरजेंसी हो, मान लो पानी की शॉर्टेज हो जाए, कोई पानी की बोतल पे लिखा 20 रुपये और उसको कहीं 200 रुपये बेचना, बेचने वाले तो तब भी बेच जाते हैं, मगर वो अपराध में शामिल आ जाता है। इसी तरह मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि भाई कोई चीज़ है, आप जैसे आपने का कोई स्टूडियो है या कोई ऑफिस है, उस ऑफिस का आप किराया देते हैं या आपकी हो सकती है तो आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें मेंटेनेंस तो लगता है और फिर उसमें आप काम करते हैं। तो किसान खेती करता है, उसमें जो इनपुट हैं, चाहे वो जुताई है, चाहे पेस्टिसाइड हैं, चाहे बीज है, चाहे बाद में किसान खुद और उसके और सहयोगी लोग उसमें मजदूरी करते हैं, फिर वो चीज़ फसल होती है, फसल की कटाई बुआई सब कुछ सारी मेहनत उसमें सारा जोड़ के तो एक फार्मूला बनाया था स्वामीनाथन जी ने, डॉक्टर स्वामीनाथन जाने माने वैज्ञानिक, और उनको भी अभी वो दिया है भारत रत्न, वो बिल्कुल डिजर्व करते थे। उन्होंने कहा था C2+50। C2 क्या है? C2 एक तरह से क्या है, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किराए पे लेके खेती करते हैं ज़मीन को, जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है या वो ज़्यादा खेती करना चाहता है दूसरे की किराए पे करे, तो उसका किराया या अपनी मेहनत या जो उसका खर्चा है सब लगा के अपनी मेहनत उसका और कोई सहयोगी से किसी से और भी लेबर कराने की वो है, जो कृषि पर आधारित जो लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो सब मिला के भाई जितना उसका खर्चा है प्रोडक्शन करने में उसमें 50% जोड़ दो। मान लो 2000 रुपये एक क्विंटल पे खर्चा आ गया गेहूं को उत्पादन करने में, 2000 में 1000 जोड़ दो, भाई 3000 रुपये उसका रेट कर दो। ये इसलिए है, और वो एमएसपी में क्या होता है, सरकार जितना खरीदना चाहे खरीद ले, सरकार ना खरीदना चाहे तो जो प्राइवेट व्यापारी हैं जो फ्लोर मिल चलाते हैं या देश में और काम करते हैं, इवन सप्लाई करते हैं सरकार को, एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की दुनिया को, कि वो इस रेट से कम ना खरीदें। अगर इस रेट से कम खरीदे तो अपराध होगा। अब क्या हो रहा है, बिहार में एमएसपी नहीं है, मंडियाँ नहीं है, तो बिहार में क्या होता है, हरियाणा पंजाब से और उत्तर प्रदेश से भी कम रेट में उन लोगों का गेहूँ खरीद लेते हैं, और वो मजबूरी में बेचारों को बेचना पड़ता है। जो भी फसल होती है उसको कौन खरीदता है? व्यापारी। और वह व्यापारी वहाँ से खरीद के वो सेटिंग करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, उनके अफसरों से, मंत्रियों से, संतरियों से, या वो दिल्ली, हरियाणा, यूपी और इधर वहाँ से ट्रक ला के यहीं पे बेच देता है उसी एमएसपी पे। यानी देश के लोगों को ठग रहा है कोई बीच का व्यापारी। और बीच के व्यापारी बहुत थोड़े लोग हैं। उन थोड़े लोगों में उनका बादशाह बनने वाला था अडानी, जिन्होंने 3 कानून बनने से पहले ही हरियाणा में, मैंने तो जगह भी देखी है उनका गोडाउन बड़े बड़े, कि वहाँ पे सामान रखो। इन्होंने कानून ख़त्म करवा लिया सरकार से कि होर्डिंग कितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं उसकी लिमिट ख़त्म कर दो, ताकि कोई छापा ही नहीं पड़े, जो मर्जी कर दो। और जिसके पास पैसा होगा वो मजबूरी में किसानों का बेनिफिट उठा के सस्ते सस्ता खरीद के होर्ड कर लेगा। और जब आटा बेचेगा, दिल्ली में आटा, हम ही आटा जिस भाव में खरीदते हैं, मैं तो किसान परिवार से आता हूँ, मुझे तो पता है गेहूँ किस भाव बिकता है, और वो सिर्फ आके यहीं दिल्ली के आसपास से ही खरीद के यहीं पे दिल्ली में बिकता है, और उसमें उसकी पिसाई कर दी, और पिसाई कर उसका नाम लिख दिया उत्तम भोग आटा। वो बिक रहा 40, 45, 55, 60, 70 रुपये किलो। तो कहाँ
ये तो जब है जब एमएसपी पे मिलने के बाद भी इतना बीच में से जो असली कंज्यूमर है इस देश का आदमी रोटी खाने वाला उसके साथ ठगी हो रही है। और बिहार में तो वो बेचारे का 20 रुपये भी किलो नहीं बिक रहा गेहूँ, वहाँ तो 10-12 रुपये किलो ले लिया, उसका 800-900 रुपये किसी ने बीच में खा लिया, उसी ने खा लिया जो तुम भोग आटा एक तरह से बेच रहा है। मैं नाम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये ठगी मारने के लिए, और देश में मजदूरों को और किसानों को, किसान भी मजदूरी है, खुद ही तो काम करता है, उसके पास थोड़ी किसी के पास टुकड़ा ज़मीन का है, और ज़मीनें बहुत थोड़ी हैं। पंजाब में भी किसान खुशहाल किस लिए दिखाई देता है आप लोगों को, पंजाब के बहुत बच्चे बाहर गए हुए हैं दूसरे देशों में, और उनका क्या शौक़ है कि मेरा फादर सारी उम्र हल जोतता रहा, पैसे इकट्ठे करके ट्रैक्टर दिला दूं। जैसे हमारा किसी का होता है, कोई बच्चा नौकरी करता तो वो कहता सोचता है कार ले लूं, तो वो बेचारे ट्रैक्टर ले लेते हैं। और इनको लगता फिर एक माइक लगा लेते हैं तो गाना सुनने के लिए, जैसे नए नए बच्चे भी जब भी पैसे मिलेंगे पेरेंट्स से बोल सोचे म्यूजिक सिस्टम ले आऊँ, और गाने पर लगा ले, बोले ये तो बहुत बड़े आतंकवादी हैं, ये फलाने हैं, ये पिज़्ज़ा खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये ब्लेम करने की कोशिश है। इस देश के मजदूर को और किसान को, जो असली पसीने से पैदावार करता है इस देश में, चाहे वो फैक्ट्री में भी करता है, इन लोगों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा। उसकी मेहनत पे डाका जो लोग डाल रहे हैं उनको कहते हैं पूंजीवादी, जो ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं ही पैसा कमा सकता हूँ, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम सारी उम्र पसीना बहाते रहो और मजदूरी करते रहो, यानी शुद्र बने रहो, अछूत बने रहो। ये घटिया मानसिकता है। एमएसपी तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, जो अब कांग्रेस ने तो अपने एजेंडे में शामिल किया है। ये कुछ नहीं है, ये इतना है कि जितनी मेहनत की है उसको मेहनत को मिले, उससे ठगी ना हो। जिन दिनों में 50 साल पहले भी जाएंगे, 40 साल पहले भी जाएंगे, 1 किलो गेहूं जो मिलता था या 1 क्विंटल गेहूं जितने पैसे मिलता था, सोने का क्या भाव था, या नौकरी में तनख्वाह कितनी थी टीचर की या किसी की भी, आईएएस की, आईपीएस की, उसमें देखा जाए तो इस देश के मजदूर और किसानों की लाशों पे, उनके मेहनत पे पैर रख रख के ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें, ये जहाज़ों में घूमने वाले आदमी जो आपको दिखाई दे रहे, जिनको आप और हमारे अंदर एक वो डाल दिया बड़े आदमी। मैं कहता हूँ बड़े आदमी नहीं, बड़े घटिया आदमी, शोषणकारी आदमी और नीच आदमी, जो देश को, अपने बहन भाइयों को, देश को खा रहे हैं। ये बनाए तो ये सरकारें या इस सिस्टम में जो लोग आगे हैं तो ये बाढ़, भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरी खेत को सुरक्षित रखो, पूरे देश के लोगों को सुरक्षित रखो, ये बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो एमएसपी लोगों का राइट है, और किसानों को दिल्ली आके आंख में आंख डाल के बात करने की ज़रूरत है। पूरे देश के किसानों का मसला है, किसानों को झुकने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। और किसानों के बच्चे या किसानों से मजदूरों के बच्चे जो मेहनत के बल पे, पसीने के बल पे रोटी खाते हैं, वो सब लोग दिल्ली में बैठे हुए भी उनके साथ हैं। दिल्ली किसी की बपोती नहीं है, दिल्ली आने से कोई रोक नहीं सकता। धारा 44 लगाने वाले लोग एक दिन खुद ही धाराओं के अंदर चले जाएंगे। जी। क्या आपको लगता है कि किसान, जवान, नौजवान सब मिलकर इस बार सत्ता परिवर्तन कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और करने की जिम्मेवारी है युवाओं की। युवा जो सपना लेते हैं, क्यों इस देश के युवा इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं बेटा? इसी वजह से तो कि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं, यहाँ पे लोगों को मेहनत करने के बाद भी गुजारा नहीं है, तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके वो मेहनत से थोड़ा घबराते हैं। यहाँ के बच्चे जाते हैं पैसे पढ़ने के लिए, माँ बाप इधर उधर से अरेंज करते हैं, अपने जेवरात बेच के, किसी के पास ज़मीन है ज़मीन बेच के, घर बेच के, लोन लेके, और वो बच्चे जाके वहाँ ये कोशिश करते हैं पेट्रोल पंप पे मेरे पेट्रोल भरने का काम मिल जाए, घरों की सफाई का काम मिल जाए, ड्राइविंग का काम मिल जाए, होटल पे वेटर का काम मिल जाए। तो इससे ये साबित होता है हमारे देश के युवा कुछ भी करना चाहते हैं, मगर वो डिग्निफाइड इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और इस देश में जो व्यवस्था के नाम पे कुव्यवस्था है, जो व्यवस्था के नाम पे शासन है, ये लोग नौकरियों में बच्चों के साथ ठगी मारते हैं, एग्ज़ाम लीक कराते हैं, सिफारिशों से लोगों को नौकरी लगाते हैं, योग्य बच्चों के साथ जिसके माँ बाप का सिफारिश नहीं है उनको काम नहीं मिलता। षड्यंत्रकारी लोग इस देश में सिस्टम पे कब्जा किए हुए हैं। पूरे देश के युवाओं के सपनों को ये लोग चकनाचूर कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश के युवाओं से ये आह्वान है, आप देश के कर्णधार हो, आप देश की नींव हो, और आप खुद आके भागीदारी करो। सबसे बड़ी भागीदारी है आगामी इलेक्शन में, और इलेक्शन में परिवर्तन के लिए वोट करो, सपोर्ट करो, और खुद लीड करो, खुद अपोजिशन के पन्ना प्रमुख बनो, खुद बनो।
हाँ, इसलिए खुद ही अपोजिशन बनो और खुद ही नेता बनो, खुद ही वोटर बनो, खुद ही सपोर्टर बनो और खुद काम करो। और हम कोशिश कर रहे हैं ईवीएम से इलेक्शन ना हो। अगर कोई कारण ऐसा बनता है तो जहाँ जहाँ गोडाउन हो या जहाँ ये वोटिंग करा के कई चरणों में करा के महीनों महीनों तक वोटिंग नहीं हो तो बीच में गड़बड़ होती है वोटिंग मशीनों में, कोई भी उन वोटिंग जहाँ मशीनें रखी हों वहाँ पे कोई अफसर अधिकारी भी अंदर जाए, उसका पूरा तलाशी उसकी गाड़ी तक की तलाशी, देश की जनता का अधिकार है उनकी तलाशी लेने का, ताकि कोई अंदर मशीनों के साथ गड़बड़ करने तो नहीं गया हुआ बदमाश, और रोकना होगा। देश का इलेक्शन 100% फ्री एंड फेयर कराना जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन का हाल हम देख चुके हैं, इसलिए जिम्मेवारी खुद लो। हमारा ये देश हमारा अपना घर है, हम इस देश के असली मालिक हैं और नेताओं के और इलेक्शन कमीशनर के भरोसे और ब्यूरोक्रेसी डीसी और एसपी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। खुद खड़े हो जाओ और देश में कोई गड़बड़ होने से देश को बचाओ और जो आप चाहते हैं उन्हीं लोगों को जिताओ, उन्हीं लोगों को सत्ता में लाओ ताकि मानवीय व्यवस्था की स्थापना हो देश में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी थैंक यू बेटा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।